आज हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, इसमें हम लोग एक शॉर्ट समरी पहले स्टार्टिंग में देखेंगे एसिड और बेस का, फिर उसके बाद जो है हम बात करेंगे इंडिकेटर के बारे में, और फिर उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी, एल्कलाई, ठीक है, और कुछ अदर जो पार्ट्स होंगे उसमें जैसे फॉर्मेशन ऑफ सम केमिकल्स, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग आज एसिड के बारे में। ठीक है, तो एसिड क्या होता है? जो एसिड वो होता है बच्चे जो आपको क्या कर दे तो श्योर टेस्ट दे दे। कौन सा टेस्ट दे दे? तो श्योर टेस्ट दे दे, तो वो क्या कहलाता है? एसिड कहलाता है। दूसरी कंडीशन ये है कि जब ये क्या करता है तो इसमें ब्लू लिटमस पेपर जो है अगर आपका कन्वर्ट हो जाए रेड में, ठीक है, तो भी ये क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा। तीसरी कंडीशन ये है कि अगर कोई सोल्यूशन है, अगर वो क्या कर दे H आयन देता है, तो भी हम कह सकते हैं कि भाई जो सोल्यूशन है वो क्या है? एसिडिक सोल्यूशन है, वो एसिड रिलीज कर रहा है, एसिड दे रहा है। ठीक है, वहीं अगर बेस की बात करें तो बेस क्या होता है? तो बेस जो बेटे बिटर टेस्ट दे दे, जो क्या दे दे? तो बिटर टेस्ट दे दे, वो बेस है। और बेस के साथ क्या हो जाएगा? तो जो रेड लिटमस पेपर होगा आपका, ठीक है, जो रेड लिटमस पेपर है वो क्या हो जाएगा? वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको हम बेस कहेंगे। और बेस में क्या कंडीशन है? अगर कोई सोल्यूशन क्या कर दे OH आयन देना शुरू कर दे, तो वो क्या कहलाएगा? वो बेस कहलाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ नेचुरल ऑकरिंग एसिड के बारे में। ठीक है, जैसे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको मिलता है लेमन में आपको मिलता है सिट्रिक एसिड। ठीक है, दूसरा आपको मिलता है ऑरेंज में भी आपको मिलता है सिट्रिक एसिड। फिर आपको मिलता है टैमरिंड में आपको टार्टेरिक एसिड है। नेक्स्ट आपका है टोमेटो, जिसका होगा ऑक्जेलिक एसिड। विनेगर में आपका हो जाएगा एसिटिक एसिड। ठीक है, फिर आपका आता है मिल्क, आप कर्ड भी लिख सकते हो। ठीक है, कर्ड में आपका आ जाएगा लैक्टिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट आपका है आंट एंड नेटल स्टिंग में मेथेनोइक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे जो हमारा टॉपिक है वो आपका है इंडिकेटर। ठीक है, इंडिकेटर क्या होता है? तो इंडिकेटर वो सब्सटेंस होता है जिससे हम ये इंडिकेट कर सकते हैं कि जो दूसरा सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है। ठीक है, तो इंडिकेटर आर द सब्सटेंस आर द मटेरियल दैट इंडिकेट दैट द अदर सब्सटेंस आर एसिड और बेस इज नोन एज इंडिकेटर। इंडिकेटर कितने टाइप के हो गए? 2 टाइप के हो गए। कौन कौन सा? तो एक तो हो गया बेटा नेचुरल इंडिकेटर हो गया। ठीक है, एक हो गया आपका क्या? नेचुरल इंडिकेटर, और दूसरा हो गया आपका आर्टिफिशियल। ठीक है, आर्टिफिशियल, जिसको हम मैनमेड भी कह सकते हैं, मैनमेड इंडिकेटर। ठीक है, ये बचपन में पढ़ा होगा आपने क्लास 6-7 में। अभी जो नेचुरल इंडिकेटर है मतलब दोज इंडिकेटर दैट आर प्रिपेयर्ड बाय नेचुरल थिंग्स, सो उसको हम लोग नेचुरल इंडिकेटर कह देंगे। और आर्टिफिशियल इंडिकेटर मतलब ऐसा इंडिकेटर जो कि क्या हो जा रहा है? केमिकली हम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम आर्टिफिशियल इंडिकेटर कह दे रहे हैं। ठीक है, इसमें बेटा जो इंडिकेटर होता है, इंडिकेटर को हम लोग जो है एसिड, बेस, नेचुरल, इंडिकेटर, ठीक है, नेक्स्ट आपका है एल्कलाई। एल्कलाई में आपको मिलता है सोडियम, ठीक है, फिर आपको मिलता है पोटेशियम, 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 ठीक है, फिर आपको मिलता है पोटे
इंडिकेटर भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इंडिकेटर जो क्या बता दे, एसिड को बता दे किसी भी सब्सटेंस में या बेस को बता दे, तो उसी को हम एसिड बेस इंडिकेटर कहते हैं। तो ये इंडिकेटर और एसिड बेस इंडिकेटर कोई अलग अलग चीज नहीं है, सेम चीज है, ठीक है। तो इंडिकेटर का सिंपल मतलब अगर आप समझना चाह रहे हो तो इंडिकेटर का सिंपल मतलब तो भाई ये है कि किसी चीज को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एसिड बेस इंडिकेटर, मतलब कि वो या तो एसिड बताएगा या तो बेस बताएगा, तो इसलिए हम उसको एसिड बेस इंडिकेटर कहते हैं। अब जो बेटा आपका नेचुरल इंडिकेटर है, इस नेचुरल इंडिकेटर में बहुत सारे आते हैं, उसको हल्का फुल्का समझ लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन जो है मेन अंदर से ही बनता है। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि भाई जो आपका लिटमस सोल्यूशन, तो जो लिटमस सोल्यूशन होता है, लिटमस सोल्यूशन किसका है, तो लिटमस सोल्यूशन लाइकेन का बनता है, ठीक है। तो लाइकेन क्या होता है, दैट इज द एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगी। ये क्या है, तो एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगी से बनता है, जो कि क्या बना रहा है, तो ये दोनों मिलकर के बना रहे हैं, लाइकेन को बना रहे हैं। और लाइकेन क्या है, तो इंडिकेटर है। कौन सा इंडिकेटर है, तो नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। तो जो पीएच पेपर भी बनता है आपका, वो लिटमस पेपर का ही बनता है, ठीक है। और जो सोल्यूशन होता है, ब्लू और पर्पल कलर ज्यादातर देखने को आपको मिलता है, तो ये क्या है, लिटमस सोल्यूशन होता है जो कि लाइकेन का बनता है, ठीक है। एक बात हो गई। दूसरा की बात करें तो रेड कैबेज, ठीक है, रेड कैबेज भी आपका जो है नेचुरल इंडिकेटर में आता है, ठीक है। एक आता है आपका पेटल्स ऑफ ट्यूनिया। इसका जो पेटल्स यूज करते हैं वो भी क्या होता है कि इंडिकेटर की तरह, नेचुरल इंडिकेटर की तरह काम करता है। ट्यूनिया प्लांट का नाम है, ठीक है। तो उसके पेटल्स को यूटिलाइज करते हैं, पेटल मतलब समझ ही रहे होगे जो कलरफुल पार्ट होता है, उसको यूज करते हैं एज ए नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है बेटा। इसमें एक और आपको देखने को मिलता है टर्मरिक। टर्मरिक सबको पता होगा, हल्दी होता है, ठीक है। तो टर्मरिक क्या होता है कि टर्मरिक भी आपको नेचुरल इंडिकेटर की तरह होता है। जैसे इसके ऊपर क्या करता है, थोड़ा सा आपको डिटर्जेंट पड़ता है, बेस पड़ता है ना, तो आपको कलर इसका देखने को मिल जाता है, ठीक है। रुको, नेक्स्ट इसमें बच्चे नेचुरल इंडिकेटर में ही आता है, एक आता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर आता है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होता है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर वो इंडिकेटर होता है जो आपको जनरली स्मेल से, ठीक है, या टेस्ट से, तो जनरली आपको स्मेल या टेस्ट से जो है अगर आप आइडेंटिफाई करते हो किसी भी चीज को कि ये एसिड है कि बेस है, तो उस तरीके के इंडिकेटर को हम लोग बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की बात करते हैं। एग्जांपल की बात करें तो इसमें आ जाएगा बेटा आपका ओनियन आ जाएगा, और आपको देखने को मिलता है क्लोव में, ठीक है। और भी बहुत सारे होते हैं, तो बट लेकिन आपके सीबीएसई के हिसाब से इन दोनों से क्वेश्चन अभी तक बना है। अब आर्टिफिशियल या मैनमेड इंडिकेटर की जो बात कर रहे थे उसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें आपका सबसे पहला तो आ जाएगा आपका नैफ्थलीन बॉल आ जाएगा, ठीक है। नैफ्थलीन बॉल व्हाइट कलर का बॉल होता है जो जनरली वॉशरूम में यूज किया जाता है, ठीक है। तो उसकी स्मेल से वो क्या होता है, डायरेक्टली वो सब्लिमेशन का प्रोसेस भी करता है, सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू द गैसियस फॉर्म। तो जो नैफ्थलीन बॉल होता है वो भी क्या होता है कि इंडिकेटर की तरह काम करता है बच्चे, और ये आर्टिफिशियली क्रिएट किया जाता है क्योंकि ये केमिकल्स का बनता है, और ये डालते हैं तो ये पिंक कलर का आपको दिखने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे इसमें आता है आपका एक और मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज क्या होता है, मेथिल ऑरेंज भी एक आर्टिफिशियल इंडिकेटर होता है, जिसको अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो एक मूवी आपने देखी होगी अक्षय कुमार की लक्ष्मी, उसमें क्या होता है जो दीवार पे लिखा रहता है कि मेरे अंदर भूत है, मेरे अंदर चुड़ैल है, तो उसके ऊपर वो जो लिक्विड फेंकता है तो लिक्विड में रेड कलर में शो होता है। तो जो मेथिल ऑरेंज होता है वो जनरली क्या होता है कि आपको इंडिकेटर की तरह काम करता है, और जो क्या करता है आइडेंटिफाई करता है कि सब्सटेंसेस जो हैं वो एसिड है या बेस है, ठीक है। तो देखेंगे कुछ इंडिकेटर्स को जो कि क्या होते हैं कि अलग अलग कंपोनेंट में अलग अलग जो है कलर देते हैं, उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो जिसको हम बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, एसिड्स बेसिस इंडिकेटर,
इसमें क्या होगा, तो एसिड बेसिस इंडिकेटर में हम पहले जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि कौन सा इंडिकेटर, ठीक है, किस एसिड में क्या कलर देता है और बेस में क्या कलर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे जो है वो है नेम ऑफ इंडिकेटर, ठीक है, कलर चेंज इन एसिड, और दूसरा आपका हो जाएगा कलर चेंज इन बेसिस, ठीक है। यहाँ पे एसिड्स लगा दो। नेम ऑफ इंडिकेटर में क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा ब्लू लिटमस पेपर। अब ब्लू लिटमस पेपर है तो एसिड के साथ क्या होगा, वो रेड कलर देगा, और बेस के साथ कोई कलर नहीं देगा क्योंकि वो ब्लू का ब्लू रह जाएगा। वहीं अगर रेड लिटमस पेपर की बात करेंगे तो रेड लिटमस पेपर क्या होगा, एसिड के साथ कोई कलर नहीं देगा, लेकिन बेस के साथ वो क्या हो जाएगा, वो ब्लू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है टर्मरिक। टर्मरिक जो होता है बेटा वो क्या होगा, एसिड के साथ तो आपका कोई कलर नहीं देगा, लेकिन बेस के साथ ये आपको रेड कलर दे देगा या आपको पिंक कलर दे देगा, ठीक है। इन दोनों में से कोई कलर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बच्चा जो है आपका वो है मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज जो होता है वो जनरली क्या होता है, इसके साथ आपको रेड कलर देता है एसिड के साथ, बेस के साथ बच्चे ये येलो कलर ही देता है, ठीक है। और वहीं पे है आपका फिनॉल। नेक्स्ट बच्चे जो है वो हमारा है फिनोक्सिलीन। रुको, तो बेटा जो फिनोक्सिलीन है वो क्या होगा, एसिड में तो कोई कलर चेंज नहीं होता है, लेकिन जो यहाँ पे बेस आ जाएगा उस बेस में क्या करेगा, तो वो बेस में आपको पिंक कलर दे देगा, ठीक है। इसी में बच्चे हम दो चीजें और समझ लेंगे। एक वर्ड आपको देखने को मिलेगा कंसंट्रेट, और एक आपको देखने को मिलेगा डाइल्यूट, ठीक है। तो कंसंट्रेट का मतलब जिसमें क्या हो, कोई भी मीडियम, चाहे वो एसिडिक मीडियम हो, ठीक है, और चाहे वो बेसिक मीडियम हो। अगर ये दोनों मीडियम क्या हो रहा है, बेस में बेसिक मीडियम हो गया, ये बहुत ज्यादा है, और एसिड में एसिडिक मीडियम बहुत ज्यादा है, तो उस पूरे सोल्यूशन को हम बोलेंगे कि भाई ये सोल्यूशन क्या है, कंसंट्रेट सोल्यूशन है। और वहीं पे अगर क्या हो जाए डाइल्यूट का मतलब जिसमें एसिड का भी कंसंट्रेशन कम हो और बेस का भी कंसंट्रेशन क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है किसी भी सोल्यूशन में, तो वहां पे हम बोल सकते हैं कि ये डाइल्यूट है। मतलब कि जिसमें वाटर का अमाउंट कम है वो कंसंट्रेट है, जिसमें वाटर का अमाउंट ज्यादा है वो डाइल्यूट है, ठीक है। तो कंसंट्रेट जनरली क्या होता है कि आपको जो मेन लैब होते हैं वहां पे यूटिलाइज किए जाते हैं, और आपके स्कूलों में जनरली डाइल्यूट जो है आपको एसिड और बेस रखे जाते हैं। इसीलिए जो क्वेश्चन बनता है वो जनरली कंसंट्रेट को ना पूछ करके डाइल्यूट पे बात की जाती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेसिस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। बेटा इसमें जो पहला आपका केमिकल रिएक्शन होगा वो होगा मेटल रिएक्ट विथ एसिड। तो इसमें आप क्या करोगे, जब मेटल का रिएक्शन कराओगे एसिड के साथ तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा सॉल्ट मिल जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा, आपको सॉल्ट मिल जाएगा, और यहां से हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी। अब मेटल की जगह क्या कर ले सकते हो आप, मेटल की जगह आप ले लो Zn,
ठीक है। एसिड क्या हो गया, HCl हो गया। सॉल्ट क्या बन जाएगा, ZnCl2 बन जाएगा। और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। ठीक है। तो जब ये रिएक्शन होता है तो बच्चे क्या होता है, कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, उसको पता करने के लिए हमको मिलता है पॉप साउंड। पॉप साउंड कैसे मिलता है, जब ये रिएक्शन आप करा रहे हो टेस्ट ट्यूब में, तो उस दौरान क्या होगा, जो सॉल्ट होगा वो नीचे की तरफ प्रेसिपिटेट हो जाएगा, सेटल हो जाएगा उस टेस्ट ट्यूब में। लेकिन जो उससे गैस निकलती है, वहीं पे माचिस की तीली आप जलाओ तो आपको जो है साउंड जो है निकलेगा, बफरिंग के साथ साउंड निकलेगा, उसी को पॉप साउंड कहेंगे। ठीक है। इसी में दूसरा एक और आता है, मेटल का रिएक्शन जब हम करा रहे हैं किसके साथ, बेस के साथ, तो भी देख लो। ठीक है। तो जब मेटल का रिएक्शन रिएक्ट विथ बेस, तो आप क्या देखोगे कि मेटल ले लो, फिर से जिंक ले लो, बेस ले लो NaOH, ठीक है, और Na2ZnO2, और क्या रिलीज हो जाएगा, तो हाइड्रोजन गैस आपका रिलीज हो जाएगा। तो जब मेटल जो है बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा, बेटा याद रखो कि जो मेटल है अगर वो बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है तो मेटल का ये सॉल्ट ही देगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। और जो ये बना है ये क्या है, ये है आपका सोडियम जिंकेट। ये जो रिएक्शन आपको दिख रहा है ना, ये रिएक्शन आपको सारे मेटल्स के साथ देखने को नहीं मिलेगा इस तरीके का रिएक्शन। ठीक है। कुछ लिमिटेड या कुछ क्या कह सकते हैं कि प्रेफरेंस या प्रेफर्ड जो है मेटल होंगे, उन्हीं के साथ ही ये रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा रिएक्शन होगा वो होगा एक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट। ठीक है। तो इस रिएक्शन में क्या है कि जो आपका एसिड है वो क्या हो जाएगा, तो वो आपका मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा। तो रिएक्शन करेगा तो इसका सॉल्ट देगा और क्या देगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा और साथ ही साथ क्या रिलीज करेगा, तो वाटर रिलीज करेगा। ठीक है। तो अगर हम एसिड की बात कर ले तो यहाँ पे आप HCl ले लो, और मेटल कार्बोनेट की बात करेंगे तो यहाँ पे आप Na2CO3 ले लीजिए। इसके बाद आप दोनों का रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट में मिल जाएगा NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है। ठीक उसी तरीके से मेटल कार्बोनेट की बात, बाइकार्बोनेट की बात करेंगे तो उसमें आपका एसिड तो रहेगा ही रहेगा, और मेटल बाइकार्बोनेट में क्या हो जाएगा, तो मेटल जो आपका बाइकार्बोनेट होगा इसमें आपका आ जाएगा NaHCO3 हो जाएगा। ठीक है। और इसमें भी सेम कंडीशन होगी कि NaCl बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा और वाटर रिलीज होगा। ठीक है। लाइम वाटर टेस्ट है, क्या है, तो लाइम वाटर टेस्ट। अब लाइम वाटर टेस्ट क्या कहता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो रिएक्शन जो है उससे हम क्या करेंगे, किससे करा देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड से करा देंगे। ठीक है। क्योंकि जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है इसी क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास कराते हैं। तो जब पास कराते हैं तो कैल्शियम का कार्बोनेट मिल जाता है आपको और वाटर जो है वो रिलीज हो जाता है। ठीक है। तो इस रिएक्शन को बच्चे हम लाइम वाटर टेस्ट कहते हैं। ठीक है। बेटा इसमें यह है ना कि अगर इसके ऊपर हम एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं
फॉर एग्जाम्पल के केस में अगर हमने क्या कर लिया कि CaCO3 और जो ये H2O है, इसके बनने के बावजूद भी हम क्या कर रहे हैं कि एक्स्ट्रा जो है कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते जा रहे हैं, तो ये क्या करेगा कि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या करेगा, एक्वस सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का एक्वस सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बच्चा जो रिएक्शन है वो आपका है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा। ठीक है, जिसमें आपका एक एसिड होता है, एक बेस होता है, जो रिएक्ट करते हैं तो क्या बना लेते हैं, तो सॉल्ट बना लेते हैं और वाटर बना लेते हैं। इस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे में एसिड अगर आप देख लो तो HCl हो गया, बेस की बात करोगे तो NaOH हो जाएगा, रिएक्शन बन जाएगा तो क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे सॉल्ट बन जाएगा जिसका NaCl हो जाएगा और वाटर H2O हो जाएगा। ये बेटा जो है आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ठीक है, जिसमें एसिड की बात कर लो तो आपके स्टमक में सीक्रेट होता है, बेस इनो के फॉर्म में आप लेते हो, सॉल्ट वाटर बनता है जिससे आपको एसिडिटी से रिलैक्सेशन मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे जो होगा हमारा रिएक्शन होगा मेटल ऑक्साइड विथ एसिड। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड विथ एसिड का मतलब अगर हम मान लो कोई मेटल ऑक्साइड ले लेते हैं, ठीक है, तो उसका अगर हम एसिड के साथ क्या कर दें, रिएक्शन करा दें, तो हमको क्या मिल जाएगा, इसका सॉल्ट मिल जाएगा और वाटर रिलीज हो जाएगा। बेटा मेटल ऑक्साइड में जैसे हमने कॉपर का ही ऑक्साइड ले लिया, एसिड में HCl ही ले लिया, तो सॉल्ट में क्या मिल जाएगा आपको, सॉल्ट में आपको मिल जाएगा CuCl2, कॉपर क्लोराइड हो जाएगा और आपको मिल जाएगा वाटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेटल ऑक्साइड विद एसिड। इसमें जो बच्चे जब ये रिएक्शन होगा ना, तो कॉपर क्लोराइड के कारण जो है जो सॉल्यूशन होगा उसका कलर क्या हो जाएगा, तो उसका जो है कलर आपको ब्लू ग्रीन में देखने को मिलेगा। ठीक है, और जिस तरीके से बच्चे मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन हो रहा है ना, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे जो है बेस के साथ भी रिएक्शन करेगा। मेटल ऑक्साइड अगर बेस के साथ भी रिएक्शन करेगा तो उसका सॉल्ट देगा और वाटर दे देगा, मतलब बेसिक सॉल्ट दे देगा और वाटर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा आता है बेटा वो आता है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस। अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में क्या है कि जैसे अगर आपने मान लो कोई नॉन मेटल ले लिया, ठीक है, उसका रिएक्शन आपने बेस के साथ करा दिया, तो भी आपको क्या मिलेगा, इसका सॉल्ट मिलेगा और वाटर क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। ठीक है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ले लो और जो बेस है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोलते हैं। सॉल्ट की बात करोगे तो कैल्शियम का क्लोराइड बन जाएगा, CaCO3 बन जाएगा और वाटर जो है आपका रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है वो क्या है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस है। क्लियर, जो हमारा हेडिंग है ना वो आपका है एल्कलाई। ठीक है, एल्कलाई क्या होता है कि एल्कलाई वो बेस होते हैं जिसमें क्या हो जाए कि वाटर डिसॉल्व हो जाए, तो इसी को हम एल्कलाई कहते हैं। मींस दोज बेस दैट कंटेन द वाटर इज नोन एज एल्कलाई। तो हम एक शब्द में इसको कह सकते हैं कि भाई ऑल द एल्कलाई आर बेस बट ऑल द बेसिस आर एल्कलाई, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब इसके बाद जो है जनरली क्या बात किया जाता है ना, बात ये किया जाता है कि भाई कैसे आप पहचानते हो कि कौन सा एसिड स्ट्रांग है और कौन सा एसिड वीक है, और कौन सा बेस स्ट्रांग है और कौन सा बेस जो है वीक है। तो इसके लिए आपको याद रखना है कि जिसमें नंबर्स ऑफ H आयन जितना ज्यादा होंगे वो उतना स्ट्रांग होगा,
और नंबर्स ऑफ H आयन जितना कम होगा वो वीक होगा। ठीक है, उसी तरीके से बेस के लिए ले लो कि जिसमें नंबर ऑफ OH आयन जितना ज्यादा होंगे वो स्ट्रांग होगा और नंबर ऑफ OH आयन जितना कम होगा वो वीक बेस होगा। एक तो हम इसकी इस पोटेंशियल को समझ सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि भाई हमने क्या ले लिया कि एक पीएच स्केल ले लिया, तो पीएच स्केल में अगर 0 to 7 मतलब 0 से 7 के बीच में हो तो ये पूरा का पूरा मीडियम जो आपका कहलाएगा वो एसिडिक मीडियम कहलाएगा। 7 क्या होता है, तो 7 आपका न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, और अप टू 7 टू द यहाँ पे 14 तक क्या हो जाएगा, तो ये बेस हो जाएगा। अब इस एसिड में भी वैरायटी है, तो 0 से अप्रॉक्स 3.5 तक का अगर रेंज हम ले लेते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है बेटे, और अप टू 3.5 टू बिलो 7 जो होगा वो वीक एसिड कहलाएगा। ठीक है, और वहीं 7 से लेकर के अप्रॉक्स ले लीजिए तो 10.5 तक जो है वो क्या कहलाएगा, तो वीक बेस कहलाएगा। ठीक है, और अप टू 10.5 टू 14 तक का पूरा रेंज जो होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस का होगा। ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस हम किसके बेस पे कह रहे हैं, तो भाई नंबर्स ऑफ H आयन इंक्रीज करेगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, नंबर ऑफ H आयन क्या होंगे, डिक्रीजिंग फॉर्म में होंगे, कम होंगे तो वीक एसिड है। इसमें एसिड बेस का मतलब इसमें आपका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, तो ये न्यूट्रल होते हैं। यहाँ पे OH आयन क्या होंगे, तो ये कम फॉर्म में होंगे, नंबर्स कम होंगे इनके तो वीक बेस होंगे, और OH आयन अगर क्या हो रहे हैं कि अधिक फॉर्म में है तो ये स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। ठीक है, और आप जो है इसको आप एज अ ये क्या है, तो ये पीएच स्केल है। ठीक है, और इसी पीएच स्केल को हम बोल सकते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड को हम लोग बेटे जो है मिनरल एसिड के नाम से भी जानते हैं, और वहीं जो आपका वीक एसिड है वो क्या है, तो ऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, जो आपको प्लांट से या एनिमल से मिलते हैं तो वो आपके क्या हो गए, तो वो आपके ऑर्गेनिक हो गए। और जो डायरेक्टली आपके सॉइल से आ रहा है, अर्थ से आ रहा है, वो कहलाते हैं मिनरल एसिड। अब जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड की बात कर लिया तो मैंने क्या बात कर लिया, H2SO4 की बात कर लिया, सल्फ्यूरिक एसिड, HCl की बात कर लिया, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, Na2CO3 की बात कर लिया, सॉरी NHO3 इसकी बात कर लिया। तो ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, और वहीं जो है ऑर्गेनिक एसिड की बात करेंगे तो CH3COOH, इसमें एक और ले सकते हो, आपका हो जाएगा H2CO3 जिसको हम कार्बोनिक एसिड के नाम से जानते हैं। ठीक है, और वहीं वीक बेस की बात करेंगे तो इसमें आपको एक मिल जाता है NH4OH। ठीक है, जो कि आपका वीक बेस होता है। वहीं स्ट्रॉन्ग बेस की बात करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा इसमें एक आ जाएगा सबसे पहला CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, NaOH हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये है आपके स्ट्रॉन्ग बेस, ये है आपका वीक बेस, और यहाँ पे ये आपका वीक एसिड है, और यहाँ पे है स्ट्रॉन्ग एसिड जिसमें आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और नाइट्रिक एसिड है। ठीक है, एक बच्चे इसमें अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच पेपर पे वैल्यू अगर चेक करेंगे तो मान के चलो कि अगर 0 है तो 0 पे जो पीएच पेपर होगा उसका कलर क्या हो जाएगा, तो डार्क रेड हो जाएगा। याद रखेंगे, डार्क रेड हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड में ना कलर से क्वेश्चन आता है। और वहीं अगर हम जैसे वीक एसिड का पीएच वैल्यू अगर मान लेते हैं कि 4 है, तो 4 पे जो आपको कलर मिलेगा वो या तो येलो मिलेगा
और या तो आपको ऑरेंज मिलेगा। ठीक है, न्यूट्रल का मतलब 7 हो गया, तो इस 7 पे आपको क्या है, ग्रीन सिग्नल है, तो यहां पे आपको ग्रीन मिल जाएगा कलर। ठीक है, और यहां पे जो आपका 10 आएगा, 10 ले लो, तो 10 पे जो आपका पीएच पेपर इंडिकेट करेगा वो आपको ब्लू करेगा, या डार्क ब्लू भी आप बोल सकते हो, डार्क ब्लू भी बोल सकते हो। और 14 पे, इस 14 पे जो है आपको डार्क ब्लू होगा या वायलेट होगा आपका। ठीक है बेटे, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है आपका सॉल्ट है। तो सॉल्ट में आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सॉल्ट आपको पता है कि ये जो होता है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। तो जब इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या क्रिएट होता है, सॉल्ट क्रिएट होता है। ठीक है, जैसे में अगर आप सॉल्ट की बात कर लें तो NaCl, ठीक है, KCl, ठीक है, नेक्स्ट K2SO4, Na2SO4, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वैरायटी ऑफ सॉल्ट मिलते हैं, क्योंकि वैरायटी ऑफ एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो इस तरीके के सॉल्ट मिलते रहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग जो है कुछ बात कर लेते हैं कि जो पीएच जो है वो हमारे डेली लाइफ पे कैसे इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि इम्पैक्ट ऑफ pH on our daily life। ठीक है, जैसे सबसे पहला तो आप जो है डेली लाइफ में pH की जब बात करते हैं तो हम बात कर लेते हैं स्टमक की। ठीक है, तो स्टमक में क्या होता है आपको पता है, क्या सिक्रीशन होता है, तो HCl का सिक्रीशन होता है बेटे। और HCl का जब सिक्रीशन होता है तो क्या होता है, एसिडिटी कॉज करता है, क्योंकि जब ज्यादा अमाउंट में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एसिडिटी कॉज कर देगा। अब इसका जो एसिडिक नेचर है उसको कम करने के लिए हमको क्या करना है, तो बेस लगा देना है। तो जैसे ही बेस लगाते हैं, बेस का मतलब हमने क्या ले लिया, इनो ले लिया, ठीक है, या ऐसा कोई प्रोडक्ट ले लिया जिसमें बेस हो, उसको जब कंज्यूम करते हैं तो तुरंत क्या करेगा, एसिड के साथ रिएक्ट कर लेगा, क्या बना लेगा, सॉल्ट बना लेगा और वाटर बना लेगा। सॉल्ट आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगी और वाटर भी एब्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है तो वो यूरिन के फॉर्म में आपकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो जो हमारा टॉपिक आता है वो आपका आता है कि भाई जो पीएच ऑफ एसिड रेन की बात कर लें, तो पीएच ऑफ एसिड रेन, अब एसिड रेन क्या होता है, तो जो हार्मफुल गैसेस हमारे एनवायरनमेंट में होती हैं, जैसे में अगर आप ले लो तो सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, ये क्या है, हार्मफुल गैस है। और ये गैस क्या करती हैं, जब वाटर के साथ, जब ये रेन जो हार्मफुल गैस हैं जब क्या कर रहे हैं कि आपके वाटर के साथ कंबाइंड कर रहे हैं तो ये क्रिएट करती हैं एसिड रेन। ठीक है, और जब ये एसिड रेन क्रिएट करती हैं तो ये क्या करती हैं कि हमारे सॉइल को और हमारे प्लांट्स को ये क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनकी जो एसिडिटी को कम करने के लिए हम लोग जनरली क्या यूज करते हैं, तो बेस यूज करते हैं। ठीक है, ताकि हमारे सॉइल के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट ना पड़ पाए और हमारे प्लांट के ऊपर भी इसका इंपैक्ट कम हो। इसीलिए आपको बोला भी जाता है कि पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए। क्यों नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि उसमें एसिड रेन का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो बच्चा हमारा टॉपिक है वो है क्या है, पीएच ऑफ सॉइल की बात करेंगे। तो अभी क्या होता है कि जैसे देखो यहाँ पे एसिड रेन हो रहा था, तो एसिड रेन के कारण क्या हो रहा था कि वैसे भी हमारा जो पीएच है सॉइल का वो क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो कभी कभी पूछा जाता है कि इंक्रीज होकर के कितने पे रह जाते हैं, तो याद रखेंगे आप कि 5.6 एसिडिक नेचर आपके पीएच ऑफ सॉइल का होता है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, मैनिपुलेट करना है, इसको मतलब क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है। तो न्यूट्रलाइज करने के लिए आप क्या यूज करोगे, तो वीक बेस यूज कर लोगे। और वीक बेस आपको कहां से मिलता है, तो वीक बेस आपको मिल जाएगा फर्टिलाइजर में।
किसमें मिल जाएगा? तो फर्टिलाइजर में आपको वीक बेस मिल जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, तो जब फर्टिलाइजर आप यूटिलाइज करते हो जिससे इसका पीएच क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, और जब पीएच बैलेंस हो जाएगा तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को भी शो करेगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है भाई कि टूथ डीके। तो पीएच ऑफ टूथ डीके, इसका क्या मतलब है? एक्चुअली होता क्या है कि जब हम कोई भी चीज खाते हैं तो उसमें होता है शुगर, और ये जो शुगर होता है वो हमारे माउथ में जैसे ही एंट्री करता है तो हमारे माउथ में क्या होते हैं, हमारे माउथ में होते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, इस जब शुगर का ब्रेक डाउन करते हैं, उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो उस दौरान क्या होता है कि बहुत ज्यादा जो है एसिडिक नेचर हो जाता है हमारे माउथ का, और जब ये एसिडिक नेचर हो जाता है तो उसको फिर से क्या करना है, कन्वर्ट करना है, न्यूट्रलाइज करना है। तो हम क्या करते हैं, बेस यूज करते हैं। बेस का मतलब पेस्ट यूज करते हैं। इसीलिए देखो आपको डॉक्टर रिकमेंड करता है 2 टाइम ब्रश करना चाहिए। तो 2 टाइम ब्रश कब करना चाहिए? एक खाना खाने के बाद ही आपको करना चाहिए, और वो भी कम से कम 2 से 3 घंटे बाद, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ की जो प्रथा है वो सिस्टम थोड़ी अलग है, क्योंकि सुबह उठते हैं, देखो रात में खाना खाने के बाद जब हम ब्रश कर लिए हैं तो फिर सुबह उठ करके हमको ब्रश करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि उस दौरान तो हमने कुछ खाया ही नहीं, तो बैक्टीरिया लगेगा कैसे, समझ रहे हो। इसलिए क्या होना चाहिए कि मतलब सिस्टम जो कहता है वो ये है कि भाई आप अगर रात में ब्रश करके सो रहे हो तो सुबह में कुछ खा पी लो, उसके बाद ब्रश करो, ताकि जब बैक्टीरिया उसके ऊपर एक्शन करेगा तब तो आप उसको किल करने की बात करोगे, न्यूट्रलाइज करने की बात करोगे, क्योंकि एसिड कब बनेगा, जब वहां पे शुगर होगा तब बनेगा, ठीक है। तो इसीलिए जब भी आपको क्या करना है कि ब्रश की बात करेंगे या उसको न्यूट्रलाइज करने की बात करेंगे, तो जो हम टूथपेस्ट यूज करेंगे, तो जब टूथपेस्ट यूज करेंगे तो उसकी टाइमिंग आपको डिसाइड करना है कि अपने विवेक को, बुद्धि को यूज करके, कि हाउ टू गेट मैनेज इट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो टूथ डीके का कॉन्सेप्ट है कि जब हम बहुत देर तक हमारे माउथ में क्या होता है, बैक्टीरिया शुगर का ब्रेक डाउन कर देते हैं तो एसिडिक नेचर क्रिएट हो जाता है, और जब एसिडिक नेचर क्रिएट हो जाता है तो वो हमारे टूथ को क्या करता है, डैमेज करना शुरू कर देता है, ठीक है। और ना करे इसके लिए हमको क्या करना है, तो बेस ले लेना है, जिसमें हमको टूथपेस्ट यूज कर लेना है, ठीक है। तो ये है आपका इंपैक्ट ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ, क्या क्या इंपैक्ट ये डाल सकता है, ठीक है। जो होते हैं बेटा वो एसिडिक सॉल्ट होते हैं, ठीक है। जैसे में अगर हम बात करें कि एसिडिक सॉल्ट कैसे क्रिएट होते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, और इसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, वीक बेस के साथ हो जा रहा है। तो वीक बेस के साथ हो जाएगा तो एसिडिक मीडियम देखने को मिलेगा, इसीलिए उसको एसिडिक सॉल्ट बोलते हैं। कुछ सॉल्ट जो होते हैं वो बेसिक सॉल्ट होते हैं, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि वीक एसिड हो जाएगा, ठीक है, और क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। तो इनके बीच में भी अगर आप क्या करते हो, क्रॉस कराओगे या इनके बीच में भी क्या होगा और रिएक्शन होगा, तो आपको बेसिक सॉल्ट मिल जाएगा। तो ये आपके हैं न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट, ठीक है। अब हम इनकी एग्जांपल को देख लेते हैं। तो एग्जांपल हो गया आपका NaCl। एसिडिक सॉल्ट का जो एग्जांपल है वो है आपका NH4Cl, और जो बेसिक सॉल्ट का एग्जांपल है वो है CaCl2, ठीक है। तो ये तीनों क्या हो गए आपके एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। अब हम लोग जो बात करेंगे कुछ सॉल्ट के फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने हेडिंग में डाल दिया कि केमिकल्स फॉर्म सॉल्ट, तो क्योंकि कुछ केमिकल्स आपस में मिलेंगे और सॉल्ट को बनाएंगे, ठीक है। जैसे पहला आपका सॉल्ट दिख रहा होगा आपको कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट को हम लोग सोडियम क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं, और इसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं अपने फूड में, ठीक है। तो कॉमन सॉल्ट का फीचर 2 तरीके से बन सकता है। एक तो भाई एसिड और बेस, जैसे HCl और हमने जो है NaOH को मिक्स कर दिया, जो कि बहुत बार बता चुके हैं इसलिए मैंने कुछ लिखा नहीं है, ठीक है। तो उसको मिक्स कर दिया तो सॉल्ट और वाटर बन गया, तो सॉल्ट में NaCl बन गया आपका। दूसरा यह है कि इसको हम नेचर से गेन करते हैं, क्योंकि आपके सी लेवल में क्या होता है कि बहुत ज्यादा सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, तो उसके वाटर को इवापोरेट करके हम लोग वहां से उसको निकाल करके उसमें आयोडीन मिक्स करके मार्केट में सेल कर देते हैं। तो इस तरीके से क्या हो गया कि NaCl का फॉर्मेशन हो गया, और उसका यूज क्या है, तो फूड प्रिपरेशन में उसका यूज होता है।
सेकंड जो आपको दिख रहा है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड है बेटे। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब इसका अगर हम फॉर्मूला देख लें तो NaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, NaOH का होल ट्वाइस जो है यही आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है। प्रिपरेशन कैसे करते हैं? तो प्रिपरेशन, इस जो प्रिपरेशन का प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्लोर एल्कलाई। क्लोर एल्कलाई इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें क्या है कि आपको क्लोरीन भी मिलता है और साथ ही साथ क्या मिलता है, बेस एक मिलता है आपको, इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्लोर एल्कलाई, ठीक है। जो ये बच्चा सॉल्ट है आपका, सॉल्ट क्या हो रहा है, तीन मेजर पार्ट में आपके डिवाइड हो रहा है। पहला तो बेस बना लिया, दूसरा क्लोरीन गैस दे दिया और तीसरा क्या दे दिया, हाइड्रोजन गैस दे दिया। इसी चीज को हम यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है वो कहाँ पे हो जा रहा है, तो कैथोड पे हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि कैथोड नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज होता है, तो अट्रैक्ट करता है। क्लोरीन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, एनोड क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों आपस में अट्रैक्ट हो जाते हैं। और तीसरा जो बेस है वो आपका Na सोडियम हाइड्रोक्साइड दिख रहा है, ठीक है। अब इस हाइड्रोजन का यूज क्या है, तो मेनली हाइड्रोजन का यूज है कि भाई ये क्या करता है, तो फ्यूल में इसको यूज कर सकते हो आप, ठीक है। दूसरा इसका कहां पे यूज कर सकते हो, तो फर्टिलाइजर में आप हाइड्रोजन को यूज कर सकते हो। वही बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन जो है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट या वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए हम यूज कर सकते हैं। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड क्रिएशन में यूज कर सकते हैं, प्लास्टिक होता है। सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के फॉर्मेशन में हम क्लोरीन को यूज कर सकते हैं। और पेस्टिसाइड्स, किलिंग ऑफ पेस्ट को भी हम यूज कर सकते हैं पेस्टिसाइड्स में, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्या है, बेस है। बेस का यूज तो जनरली सोप और डिटर्जेंट बनाने में ही यूज होता है, ठीक है। और साथ ही साथ मेकिंग पेपर और फाइबर मेकिंग में भी इसको हम यूटिलाइज करते हैं। अब थोड़ा सा क्या करो, इन दोनों को ऐड ऑन कर लो, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर के क्या बना लेंगे, तो HCl बना लेंगे बच्चे। अब HCl का मेजर यूज कहां पे है, तो इंडस्ट्री में है, मेडिसिन में है और कॉस्मेटिक्स में है, ठीक है। और वहीं अगर आप इस बेस और क्लोरीन को मिला लेंगे तो ये क्या बना लेगा, ब्लीचिंग का केस बना लेगा, ब्लीच का केस बना लेगा। और ब्लीच का काम क्या है, तो ये हमारे हाउस होल्ड बनाने में काम में आते हैं और ब्लीचिंग फैब्रिक बनाने में काम में आते हैं, ठीक है। तो ये होलसेल पार्ट था आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का। नेक्स्ट जो आपका है सॉल्ट वो है ब्लीचिंग पाउडर, जिसका फॉर्मूला है CaOCl2, ठीक है। इसके प्रिपरेशन की बात करेंगे तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ बच्चे क्लोरीन का रिएक्शन कराते हैं तो हमको ब्लीचिंग पाउडर मिल जाता है और वाटर रिलीज हो जाता है, ठीक है। इसका यूज क्या है, तो इसका यूज जनरली हम टेक्सटाइल्स में करते हैं, फैक्ट्रीज में करते हैं, लॉन्ड्रीज में करते हैं और साथ ही साथ जो है एज अ डिसइंफेक्टेंट की तरह हम इसको भी यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका ब्लीचिंग पाउडर। वही दूसरा जो आपको दिख रहा है वो है आपका बेकिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला है NaHCO3, जिसको हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। इसके प्रिपरेशन की बात करेंगे तो सोडियम क्लोराइड के साथ हम वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया का जो है क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं। तो जाकर के हमको क्या होता है कि NH4Cl मिलता है और आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका कि बेकिंग सोडा जो बोल रहे हैं हम, वो मिल जाता है हमको, ठीक है। और जब हम इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो जब हम इसको हीट करते हैं तो ये टूट जाता है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट में टूट जाता है और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है। और जो ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसी का यूज हम करते हैं किसके लिए, केक बनाने के लिए, पेस्ट्री बनाने के लिए, क्योंकि ये केक और पेस्ट्री को क्या करता है, सॉफ्ट कर देता है, स्पॉन्जी कर देता है, ठीक है। तो बेकिंग सोडा का यूज क्या है, तो हाउस होल्ड में इसका यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा एंटासिड के इंग्रेडिएंट बनाने में यूज करते हैं। एंटासिड क्या होता है, एंटासिड जो होता है जनरली बेस होता है बेटे, ठीक है। जो आप इनो लेते हो या जो भी आप जेलेसिल लेते हो उसमें आपको एंटासिड देखने को मिलता है, ठीक है। तो दो बेस आपको एकदम फिक्स होते हैं, एक एंटासिड होता है और एक ऑक्सीडाकेन होता है। तो यहाँ पे जो आपका बेकिंग सोडा है वो एंटासिड बनाने में काम आता है और साथ ही साथ क्या करता है, तो बेकिंग पाउडर बनाने में भी काम में आता है, ठीक है। और ये जो पोर्शन आप देख रहे हो बेटा ना, इसको आप नोट करके लिख देना, क्योंकि इसको आपके एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। तो भाई क्या है कि भाई ऑन हीटिंग, जब बेकिंग पाउडर को जब हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो जहां पे देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हमने हीट कर दिया है हाइड्रोजन के प्रेजेंस में, तो हमको मिल जाता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है, वाटर मिल जाता है और साथ ही साथ क्या मिल रहा है, साथ ही साथ हमको मिल रहा है सोडियम सॉल्ट मिल रहा है, किसका, एसिड का, ठीक है। जो हमारा टॉपिक है वो आपका वॉशिंग सोडा।
इसके प्रिपरेशन की बात करें तो ये रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। सोडियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है Na2CO3, जिसको हम लोग सोडा एस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और जो बेटा Na2CO3 है वो क्या है, तो आपका सोडा एस के नाम से भी इसको जानते हैं। और ये जो सोडा एस होता है वो क्या है, जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है हीट के प्रेजेंस में, तो ये आपको जो है वॉशिंग सोडा देता है, जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 × 10H2O, ठीक है। इसके यूज की बात करें तो इसका यूज जो है हम लोग ग्लास में, सोप बनाने में और पेपर इंडस्ट्री में करते हैं, ठीक है। इसको जो है एज अ क्लीनिंग एजेंट के रूप में भी यूज करते हैं, डोमेस्टिक पर्पस के फॉर्म में। इसके बाद जो है इसका वाटर का हार्डनेस निकालने के लिए भी इसको हम यूज करते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स में इसका यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है फॉर्मूला है इसका हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का, जिसका फॉर्मूला बच्चे है CuSO4 × 5H2O, ठीक है। और जो जिप्सम होता है, जिप्सम भी वाटर के क्रिस्टल को कंटेन करता है, और फॉर्मूला जो होता है जिप्सम का वो होता है CaSO4 × 2H2O। और जो ये जिप्सम निकलता है वो कहां से निकलता है, तो जो जिप्सम होता है बेटे वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से निकलता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, CaSO4 × 12H2O, ये जो दिख रहा है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। और जब ये रिएक्ट कर जाता है वाटर के साथ तो जिप्सम को देता है, ठीक है। तो इसको जरा से समझ लो कि जो ये जिप्सम का फार्मूला आ रहा है वो कैसे आ रहा है। तो ऑन हीटिंग ऑफ जिप्सम, जब हम इसको हीट करते हैं कितने डिग्री पे, तो 373 केल्विन पे, तो ये क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। और ब्रेक डाउन करके क्या क्रिएट करता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है, ठीक है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज जो है हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्चर्ड बोन्स को मेंटेन करने में या सही करने में यूटिलाइज करते हैं। और जो ये जिप्सम जो है ब्रेक डाउन करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बना रहा था, तो उसी प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर हम वाटर के साथ कंबाइंड कर दें, ठीक है, तो वो आपको क्या बना ले रहा है, जिप्सम बना ले रहा है। अब हम बात कर लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूज की। तो मेकिंग टॉयज, डेकोरेटिव मटेरियल और किसी भी सरफेस को स्मूथ करने में भी इसका यूज किया जाता है। जिसको आप लोग घर में देखा होगा पुट्टी करते हैं जो ना, तो वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही होता है, ठीक है। तो ये होल चैप्टर आपका एसिड बेस सॉल्ट है जो कि कंप्लीट हो रहा है। अगर आपको कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम हो देन कमेंट मी। जो हमारा टॉपिक है वो है आपका वॉशिंग सोडा। इसके प्रिपरेशन की बात करें तो ये रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। सोडियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है Na2CO3, जिसको हम लोग सोडा एस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और जो बेटा Na2CO3 है वो क्या है, तो आपका सोडा एस के नाम से भी इसको जानते हैं। और ये जो सोडा एस होता है वो क्या है, जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है हीट के प्रेजेंस में, तो ये आपको जो है वॉशिंग सोडा देता है, जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 × 10H2O, ठीक है। इसके यूज की बात करें तो इसका यूज जो है हम लोग ग्लास में, सोप बनाने में और पेपर इंडस्ट्री में करते हैं, ठीक है। इसको जो है एज अ क्लीनिंग एजेंट के रूप में भी यूज करते हैं, डोमेस्टिक पर्पस के फॉर्म में। इसके बाद जो है इसका वाटर का हार्डनेस निकालने के लिए भी इसको हम यूज करते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स में इसका यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है फॉर्मूला है इसका हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का, जिसका फॉर्मूला बच्चे है CuSO4 × 5H2O, ठीक है। और जो जिप्सम होता है, जिप्सम भी वाटर के क्रिस्टल को कंटेन करता है, और फॉर्मूला जो होता है जिप्सम का वो होता है CaSO4 × 2H2O। और जो ये जिप्सम निकलता है वो कहां से निकलता है, तो जो जिप्सम होता है बेटे वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से निकलता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, CaSO4 × 12H2O, ये जो दिख रहा है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। और जब ये रिएक्ट कर जाता है वाटर के साथ तो जिप्सम को देता है, ठीक है। तो इसको जरा से समझ लो कि जो ये जिप्सम का फार्मूला आ रहा है वो कैसे आ रहा है। तो ऑन हीटिंग ऑफ जिप्सम, जब हम इसको हीट करते हैं कितने डिग्री पे, तो 373 केल्विन पे, तो ये क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। और ब्रेक डाउन करके क्या क्रिएट करता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है, ठीक है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज जो है हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्चर्ड बोन्स को मेंटेन करने में या सही करने में यूटिलाइज करते हैं। और जो ये जिप्सम जो है ब्रेक डाउन करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बना रहा था, तो उसी प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर हम वाटर के साथ कंबाइंड कर दें, ठीक है, तो वो आपको क्या बना ले रहा है, जिप्सम बना ले रहा है। अब हम बात कर लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूज की। तो मेकिंग टॉयज, डेकोरेटिव मटेरियल और किसी भी सरफेस को स्मूथ करने में भी इसका यूज किया जाता है। जिसको आप लोग घर में देखा होगा पुट्टी करते हैं जो ना, तो वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही होता है, ठीक है। तो ये होल चैप्टर आपका एसिड बेस सॉल्ट है जो कि कंप्लीट हो रहा है। अगर आपको कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम हो देन कमेंट मी।